नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स फाउंडेशन के इस प्यारे से चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं टैलेंटेक्स का जो ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराया गया है 13 अक्टूबर 2024 को। अगर आप इस वीडियो को इसी साल देख रहे हैं, यानी आपने पेपर दिया है और सॉल्यूशन मैच कराने के लिए देख रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आपको सारी जानकारी होगी हमारे एप्लीकेशन या फिर हमारे टेलीग्राम की। अगर आप 2025 या 2026 में प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, रैंकर्स फाउंडेशन का एप्लीकेशन। वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे किसी भी ऑफलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए या फिर फाउंडेशन करने के लिए। तो एक बार आप रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर अगर कोई रिक्वायर्ड कोर्सेस होंगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इस पीडीएफ को भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो रैंकर्स फाउंडेशन का हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोर्सेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8176059435। इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसकी एनालिसिस भी करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज कि पेपर का लेवल कैसा रह रहा है, आगे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स का पेपर, और मैथमेटिक्स में जो 15 सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों के सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मिल्कमैन हैज 3 jars containing 57 liter, 129 liter and 177 liter of pure milk respectively. A measuring can after a different number of exact measurement of milk in each jar leaves the same amount of मिल्क अनमेजर्ड इन ईच जार। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है कि जो एचसीएफ का ये सवाल होता है जिसमें सेम अमाउंट सब में बचता है। उस केस में हमें क्या करना है, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच कैन ना। हमें एक ऐसा मेजरमेंट डिवाइस मतलब मेजरमेंट का कैन पता करना है जिससे क्या हो कि सब हर को मेजर किया जाए तो एक सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड या जो भी मिल्क है वो सेम अमाउंट बचे। तो ऐसे केस में जब हम एचसीएफ निकालते हैं सेम अमाउंट रिमाइंडर वाला, तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालना होगा 129 माइनस 57 कॉमा 177 माइनस 129 कॉमा 177 माइनस 57। इन सब तीनों के डिफरेंस, यानी इसका इसके साथ एक बार, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इनका डिफरेंस जो आएगा उसका एचसीएफ निकालना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 7 12 72, ये आ जाएगा आपके पास 9 8 17 और 12 4 16 48, एंड ये आ जाएगा आपके पास 120। अब आपको 72, 48 और 120 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं। तो ये अगर मैं करूंगा तो मैं सीधा अगर 12 से करता हूं तो 12 6 जा 72, 12 4 जा 48 और 12 10 जा 120। एक बार और जाएगा कॉमन नंबर से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। इसके बाद सभी के सभी प्राइम नंबर हैं और ये सभी के सभी डिफरेंट हैं। तो हमारा जो एक कॉमन नंबर है जिससे सभी के सभी तीनों नंबर डिविजिबल हैं वो है आपका 24। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो 24 लीटर का एक ऐसा अगर आप मेजरिंग डिवाइस लेते हैं तो ये सबको जब डिवाइड करेगा तो हर बार आपको एक सेम रिमाइंडर बचेगा। जैसे 57 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आई थिंक आपके पास 12 दूना 24, 12 चौक 48, 9 रिमाइंडर बचेगा यहाँ से। यहाँ पर 12 दहम 120, ये भी 9 और ये भी आपका 9 ही देगा। तो यानी करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 24 लीटर। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 24 लीटर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यानी ये सवाल एचसीएफ का अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो पहले चैप्टर रियल नंबर से पूछा गया है तो आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल हमें दिखाई दे रहा है कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन है। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। आपको एक ही इक्वेशन दिया गया तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 3x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy प्लस 2 3 जा 6x प्लस 6y प्लस 19 18। ठीक है, यहां से आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6x प्लस 6y इज इक्वल टू आपके पास ऑलरेडी है 2xy प्लस 6x प्लस 6y प्लस 18। ठीक है, तो 6x से 6y कट गया, यहाँ पे 2xy से 2xy कट गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही आपको फाइंड आउट करना था। 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
तो सवाल बहुत ही आसान है, केवल और केवल आपको कैलकुलेशन करना है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं था। तो ये एक इजी क्वेश्चन में मैं कंसीडर करूंगा इसको। तीसरा सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एस इफ आर एस इज पैरेलल टू डायमीटर पी क्यू। इसमें देखिए जिस बच्चे के पेपर से हमने फोटो लगाया है वो इसमें कुछ नंबर्स लिखे हो ऑलरेडी, केवल आपको ये वाली वैल्यू दी गई है। 50 इस क्वेश्चन में दिया गया था, बाकी सब आपको मेजर करके निकालना है। तो देखिए आपको पता है कि सेम सेगमेंट में हमसे पहले पूछ क्या रहा है, क्यू आर एस पूछ रहा है। क्यू आर एस कहाँ है, क्यू आर एस ये वाला, ठीक है, ये हमें निकालना है। ये दिया नहीं गया है, ये ध्यान रखिएगा, किसी बच्चे ने किया है तो उसने आंसर निकालने की कोशिश की है। और एक बात कही गई है कि आर एस जो है, आर एस इज पैरेलल टू डायमीटर पी क्यू, ये डायमीटर पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। ये डायमीटर है, ये सेंटर है ओ। अब क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका यूज करेंगे। जैसे ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। आपको पता है कि सेम सेगमेंट में बनने वाले जो भी एंगल होंगे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे वो सब बराबर होंगे। तो ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। अब ये 50 हो गया तो ये पूरा कितना होगा, कहोगे ये पूरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि डायमीटर की यूज करते हुए अगर सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल बनता है उस पर आपका 90 डिग्री होगा। तो 90 + 50 140, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, हमसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा था। तो अब आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो अगर ये 50 एंगल है, अगर ये 50 है तो ये पूरा कितना होगा, दिस प्लस दिस 180 होगा। तो 50 + 90 + क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 होगा। तो 9.14, तो क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। तो करेक्ट आंसर इसका 40 होने जा रहा है, इसका भी सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको? चलिए, द एरिया, ये तो आपका हो गया सर्कल का चैप्टर का, ट्रायंगल सर्कल चैप्टर का ये क्वेश्चन हो गया, क्लास 9th के टॉपिक से ये पूछा गया है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 32 सेंटीमीटर। तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। अगर ये 11 है, ये 8 है, तो बी सी कितना हो जाएगा, 11 8 19, 19 3 32, 19 3 22 32, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और इसका एस कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर 16 हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, 16 × 5 × 8 × 3। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर आपके पास 2 बचेगा और यहाँ पे 3। 5 दूना 10, 10 33, 8√30 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल पूछा गया, मतलब मैं इसको भी इजी ही कंसिडर करता हूँ और इसको भी मैं इजी ही कंसिडर करता हूँ, ठीक है। ये दोनों सवाल इजी थे, ये भी मैं इजी में ही कंसिडर करूंगा, इसमें भी कुछ भी टिपिकल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए हैं वो भी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4। चलिए 5वें सवाल पर बढ़ते हैं। For a certain frequency distribution, the mean is 40.5 and median is 36. The mode will be। बहुत ही आसान स्टैटिस्टिक्स का सवाल पूछा गया है आपसे। आपको मीन, मीडियन और मोड में रिलेशन पता होना चाहिए। तो मीन, मीडियन, मोड में जो भी रिलेशन, आप जिस तरीके से फॉर्मूले को याद करेंगे आपको काम हो जाएगा। मोड प्लस 2 मीन जो होता है वो बराबर होता है 3 मीडियन के, ठीक है। हमारी क्लासेस में, हमारे बैचेज में सारी चीजें पढ़ाई गई हैं और बहुत ईजी तरीके से इसको याद भी कराया गया है। तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 × 40.5 माइनस 2 × 36। तो ये हो जाएगा 3 ना, कुछ गड़बड़ किया हमने, वैल्यू गलत रखा। ये 36 है और ये 40.5 है, ये 36 है, ये 40.5 है। तो ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा आपके पास 81। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है तो ये 7 आ जाएगा आपके पास और ये हो जाएगा 27 विल बी द करेक्ट आंसर। वाई वी आर गेटिंग एवरी आंसर सी, ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डन। तो इसको भी मैं कंसिडर करता हूँ वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है आपको। चलिए आगे एक सवाल दिया गया है, अ राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट इज सच दैट द एंगल एट इट्स वर्टेक्स इज 60 डिग्री एंड इट्स बेस रेडियस इज 16 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एट द रेट ऑफ 28 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको सेमी वर्टिकल एंगल निकालना पड़ेगा। ये टोटल वर्टिकल एंगल आपको 60 दिया गया, तो सेमी वर्टिकल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इससे आप बचे हुए सारे इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। रेडियस आपको कितना दिया गया है, रेडियस 16 मीटर दिया गया है। अब आप एच भी निकाल सकते हैं और एल भी निकाल सकते हैं। बेसिकली आपको एल की रिक्वायरमेंट है क्योंकि पाई आर एल निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 16 अपॉन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 32 मीटर। ठीक है, एल पता चल गया 32 के पास। एल अगर आ गया है तो हम लोग सीधा कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर एल इंटू
ये 28 रुपीज पर मीटर स्क्वायर जो है, अब सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 22/7 इंटू रेडियस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये 28, इसको कट करते हैं 7 चौका 28, और इसको हम यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं। तो यूनिट डिजिट से अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 4 2 जा 8 6 जा 48 2 जा 16, यानी यूनिट डिजिट पर 6 आना चाहिए। तो सी विल बी द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करिएगा, मैंने इसको यूनिट डिजिट से ही सॉल्व कर दिया, आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो आई थिंक यही आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी मैं कंसिडर करता हूँ मॉडरेट में डालता हूँ इसको, क्योंकि कई सारे बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर BC इज पैरेलल टू DE, BC जो है वो DE के पैरेलल है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि DE कितना होगा। तो ये ABC ट्रायंगल जो होगा वो ADE ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो वी कैन से दैट कि 2.4 या AB अपॉन AD जो होगा वो बराबर होगा BC अपॉन DE के। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगाएंगे तो 2.4 अपॉन AD हो जाएगा 2.4 प्लस 7.2, तो ये हो जाएगा 4 2 6 7 2 9 9.6 इज इक्वल टू BC यानी 1.8 अपॉन DE हमें फाइंड आउट करना है आई थिंक। तो ये 4 और ये 7.2, ठीक है, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको भी मैं कंसिडर करता हूँ इजी क्वेश्चन में, ये क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर से पूछा गया है और ये आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन है, इफ द 5 डिजिट नंबर इज 676xy इज डिविजिबल बाय 3 7 एंड 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5y। ये एक अच्छा सवाल है थोड़ा सा। इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स ये पता होने चाहिए कि अगर एक नंबर 3 7 और 11 यानी 3 अलग अलग नंबर से डिविजिबल है तो उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ 3 7 एंड 11। तो 3 7 और 11 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो तीनों अगर प्राइम नंबर है तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 इंटू 11, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 23, यानी ये नंबर 231 से डिविजिबल होगा। अब एक नंबर है आपके पास 67xy जो कि नंबर है 67xy जो कि डिविजिबल है 231 से। तो अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है 67699, 67699 ये हो सकती है। अब ये 231 से डिविजिबल होगा तो नंबर हम पता कर लेते हैं। तो 231 से इसको डिवाइड करते हैं तो 23 दूना 46, 23 69, तो 2 जा डालते हैं, 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 4 1 एंड हियर 2 एंड देन 9, 2 8 16, 2 9 18, 9 से एक बार करके देखते हैं, 9 एकम 9, 9 3 27, 2 कैरी, 9 2 18, 2 20, तो ये 0 7 7 14 और यहाँ पे आ गया आपके पास 9। तो 23 से 69 अगर करते हैं तो 3 एकम 3, हाँ ठीक है, 3 एकम 3 और 23 से 69, तो आई थिंक अपने पास रिमाइंडर आ रहा है 16 रिमाइंडर आ रहा है। तो यानी 67699 को अगर आप 231 से डिवाइड करते हैं तो 16 रिमाइंडर आ रहा है, यानी 16 ज्यादा है। यानी कौन सा नंबर 67699 में अगर हम 16 घटा दें तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 67683, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x आ गया आपके पास 8, ये आ गया x और ये y आ गया 3। अब पुट कर दीजिए यहाँ 3 9 24 माइनस 5 3 जा 15, तो 9 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, A विल बी द करेक्ट आंसर। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक अच्छा सवाल है जिसमें आपको एक पहला कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि एक नंबर अगर 3 डिफरेंट नंबर से डिविजिबल है तो उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। हमने फिर ये कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई ये बड़ा से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 99 हो सकता है। अगर ये 231 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। नहीं डिविजिबल होगा तो कितना ज्यादा उसको घटा देंगे। यहाँ पर हमने घटा दिया तो 67683 हमारे पास नंबर आया, तो एक्स और वाई की वैल्यू आगे पुट कर दिया। तो इसको मैं डालूंगा मॉडरेट में। ठीक है, चलिए अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग भूल गए लगाना, 5 6 है, ये हो गया 7, ये हो गया आपके पास 8वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ऑन स्क्रीन, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय 0,1 0,5 एंड 3,4। अब इसको जैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया ये सिलेबस में नहीं है तो क्या हुआ, आप इसको मार्क तो कर सकते हो। 0,1 यहाँ लिख लो, 0,5 और मान लो 1 2 3 1 2 3 4, तो आई थिंक दिस विल बी 3,4 3,4। तो ट्रायंगल आपका कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना क्या टफ है आपके लिए, बेस इनटू ये वाली हाइट, तो हाफ बेस कितना हो गया, 5 में से 1 गया 4 यूनिट, और हाइट कितना हो गया, ये डिस्टेंस 3 यूनिट, तो ये आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन,
कई सारे बच्चे फॉर्मूला भी लगा सकते थे, हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इसमें भी आप वैल्यू पुट करेंगे, x1 x2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो हाफ ऑफ सीधा हम x3 की वैल्यू पुट करते हैं 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 5, तो ये आ गया हाफ ऑफ मॉड ऑफ 3 इंटू माइनस 4, तो वही आ गया आपके पास 6 स्क्वायर यूनिट। तो 6 स्क्वायर यूनिट यहाँ से भी आ रहा है। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं पढ़ाता भी हूँ जनरली कि डिलीटेड है बट पढ़ लिया करो। चलो, तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इफ 2n and 3m आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सच दैट n प्लस m इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ k इज। आसान सवाल है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 2n प्लस 3m इज इक्वल टू माइनस b बाई ए यानी 7/3, और अपने पास है n प्लस m, तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं n और m की वैल्यू। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2n 2m हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो माइनस कर दें, ये कट गया, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 7/3 माइनस 2 यानी 1/3। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। तो n और m की वैल्यू आ गई। अब अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं, 6mn जो होगा वो किसके बराबर होगा, k²/3, k ही निकालना है, तो 618 इंटू m की वैल्यू 1/3, n यानी 2/3 इज इक्वल टू k²। तो 3 छक्का 18, 3 दूना 6, तो k² इज इक्वल टू आ गया 4। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2, वेयर इज प्लस माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दैट वाज इजी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सवाल क्या है, इन द ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अपॉन k प्लस 2, देन k की वैल्यू आपको वैसे क्वेश्चन में 12 और 13 ही दिया, ये आप फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस, तो आपको ये मिल जाएगा 5। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया 10 अपॉन k प्लस 2, और आपके पास है k की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 5/12, तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 5k प्लस 10, तो ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। वेरी इजी क्वेश्चन, इतना एक्सपेक्टेड नहीं होता है। टैलेंटेक्स इसके पीछे जितने भी पेपर कराया था वो काफ़ी बढ़िया कराता था, बट दिस ईयर इट इज़ वेरी इजी। अब क्या इनका रीजन आई डोंट नो, तो ये हो जाएगा आपका इजी में ही, इसको मैं डालूंगा। चलिए, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब पैरेलल होता है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 2/k। तो k कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, तो k की वैल्यू 10। वेरी इजी ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से पूछा गया है। अगला सवाल ट्रिगो का सवाल पूछा गया है। वी हैव 11, देन इट इज 12th, नाउ इट इज 13th। If a sin cube theta plus b cos cube theta is equal to sin theta into cos theta and a sin theta is equal to b cos theta, then find the a square plus b square। तो सॉल्व करिए आराम से। यहाँ से आप a sin theta पुट कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a sin theta into sin square theta plus b cos cube theta is equal to sin theta into cos theta। तो a sin theta की जगह हम रख देते हैं b cos theta, तो हो जाएगा b cos theta into sin square theta plus b cos cube theta इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं b cos थीटा कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, कॉस थीटा से कॉस थीटा काट देता हूँ, तो b की वैल्यू आ गई साइन थीटा। तो b की वैल्यू साइन थीटा आ गई, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कट गया, तो a की वैल्यू आ गई cos थीटा। अब आपसे पूछ रहा है a² प्लस b², तो a² प्लस b² कितना होगा, 1 होगा। C विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन स्क्रीन। A sphere of radius r is cut by a plane at a distance of h from its center, thereby making this sphere into 2 different pieces. If the cumulative
surface area of the two pieces is 25% more than that of the sphere, what is the value of h? ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कर क्या रहा है, आपके पास एक स्फेयर है, इसका सपोज करिए कि आपके पास रेडियस दिया गया है, क्या, स्फेयर ऑफ रेडियस r, ये रेडियस r दिया गया है, इसको क्या किया जा रहा है, यहां से कट किया जा रहा है, ये पार्ट अलग किया गया। तो अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा फिगर, ये ऊपर का पोर्शन हो गया और ये नीचे का पोर्शन हो गया, ठीक है। ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है, इसको h डिस्टेंस पर काटा जा रहा है, ये h डिस्टेंस है। तो हमें बेसिकली हमें पता करना है कि इसका रेडियस कितना होगा। तो यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी कितनी होगी, r ही होगी। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस, सपोज ये x है, तो h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यानी ये जो नया वाला हेमिस्फीयर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, हेमिस्फेरिकल पार्ट दिखाई दे रहा है, ये होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये चीज है कि सवाल ने कहा है कि जब हम इसको अलग कर रहे हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ रहा है, 25% मोर देन द प्रीवियस। यानी इसके सरफेस एरिया से ये वाला सरफेस एरिया जो टोटल मिलेगा वो 25% ज्यादा होगा। अब आपको पता है कि इसमें भी इसका आउटर सरफेस और इसका आउटर सरफेस तो होगा ही होगा। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि इसमें ये दो सर्कुलर रीजन भी इंक्लूड हो चुके हैं। यानी ये जो बढ़ा हुआ सरफेस एरिया ये दो सर्कुलर रीजन के कारण हुआ है। अब इन दोनों सर्कुलर रीजन का एरिया जो होगा, सरफेस एरिया जो होगा ना, वो बराबर होगा बढ़े हुए रीजन के एरिया। यानी इसका हम एरिया अगर निकालें तो पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम सर्कुलर रीजन है। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 25% ऑफ दिस सरफेस एरिया। तो 25% यानी 1/4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के, और 2 पाई, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम रख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस 2h स्क्वायर के बराबर आर स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो 2h स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन रूट 2। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यह रिपीटेड सवाल है, 2023 में पूछा गया था। कॉन्सेप्ट बस यही था कि इसको जब अलग किया जाएगा तो जो एरिया बढ़ेगा वो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये सर्कुलर रीजन बढ़ जाएंगे। सरफेस, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। इसका रेडियस निकालने आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल पूछा गया है, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू बीसी, देन वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस जेड क्या होगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अगर डी बी सी के पैरेलल है और ये 29 है तो ये भी 29 होगा। तो 9 2 11, 4 2 6 7 71 इधर हो गया, 4 2 6 60 इधर हो गया, तो 7 6 13 131, तो ये हो जाएगा 49। तो x की वैल्यू 49, z की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू 40 प्लस 29, यानी y की वैल्यू हो जाएगा 4 2 6 69। कितना आसान सवाल पूछा गया है। तो x माइनस वाई यानी 49 माइनस 69 प्लस एक्स माइनस जेड यानी 49 माइनस 71, आई थिंक यही है, नहीं 29, 71 तो टोटल था। तो ये हो जाएगा 4 4 2 6 माइनस 20 और ये हो जाएगा प्लस 20। अरे ये तो 0 आ गया। आई थिंक 0 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर मेरी कोई कैलकुलेशन एरर नहीं हुई होगी तो 0 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आई थिंक हमारा 14वां सवाल था क्या, अच्छा ये 14वां था और ये हमारा 15th क्वेश्चन था। तो दैट वाज इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका मैं कहूँगा कि मॉडरेट टू हार्ड है, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा कि ये जब अलग होंगे तो ये समझने के बाद आपको आसान लग सकता है, बट ये मॉडरेट टू हार्ड में मैं डालूंगा, ये मैं मॉडरेट में डालूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा आपको। दैट इज ईजी। तो कुल मिला के देखा जाए तो सारे क्वेश्चन ईजी है, कितने क्वेश्चन मॉडरेट हैं एक बात मैं देख लेता हूँ। इसको मैं मॉडरेट में डालूंगा, 1 ईजी, 1 2 3 मॉडरेट में डाला गया है। इसको मैं मॉडरेट में डालूंगा, हल्का फुल्का कैलकुलेशन है। 4
5, 6। तो इसमें से आपको देखने को मिलेगा 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं और 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी हैं, और ये मॉडरेट वाले भी सॉल्वेबल है, मतलब एकदम इजीली सॉल्वेबल है, कोई भी बहुत ज़्यादा कठिन कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 15 के 15 क्वेश्चन करने लायक थे, और मैक्सिमम बच्चों ने 15 के 15 ही सही किए होंगे। तो 15 × 4 करने के बाद आपके पास 60 क्वेश्चन आए होंगे, 60 मार्क्स मिल रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इस 15 सवाल में से कितने आपके सही हुए हैं। फिर आगे हम मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी भी बता रहे होंगे, उसको भी आप इंक्लूड करके पूरा कमेंट करिएगा जरूर। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं टैलेंटेक्स में साइंस पार्ट का सॉल्यूशन। देखो साइंस में भी क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिमिलरली जैसे मैथ वाले चैप्टर्स की आपको सर ने बताया होगा कि पेपर्स का जो लेवल था वो बहुत ही मॉडरेट से बिलो ही था, ऊपर नहीं था मॉडरेट से। सिमिलरली साइंस में भी सेम तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इजियर टास्क मतलब इजियर साइड में ही थे, हार्ड तो मैं बोल ही नहीं सकता। और जैसा मैंने एनालिसिस में आपको बोला था कि आपकी केमिस्ट्री एनसीईआरटी के लेवल पर मैच करती हुई प्रिपरेशन होनी चाहिए। अभी आपको दिखाऊंगा भी कि सेम नेक्स्ट एग्जाम में भी सिमिलर क्वेश्चंस ही पूछे गए। ठीक है, तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो मेक श्योर कि जिन बच्चों का आगे एग्जाम है वो भी इसी तरीके से सॉल्व करें कि उनके पास आगे इस तरीके की चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज है कि आप इस तरीके के सवाल को एक बार पहले से प्रैक्टिस कर पा रहे हो। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर जो बच्चे योद्धा बैच में होंगे, अगर उन्होंने हमारी बुकलेट को सॉल्व किया होगा तो उस बुकलेट में सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस थे इस तरीके के, और सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक मशीन गन है कोई, कितना भैया, 10 किलो की, जो 25 ग्राम की बुलेट फायर करी, किस रेट से फायर कर रही है, 4 बुलेट को 1 सेकंड में फायर कर दे रही है। तो हमसे बोला गया और कितनी वेलोसिटी से सर, 250 मीटर पर सेकंड से। तो व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू होल्ड द गन। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये अपनी भैया गन हो जाती है। अगर मैं इसको गन को बनाऊं तो यहां से अगर एक बुलेट निकल रही होगी तो आप ऑब्वियस सी बात है कि इस बुलेट के ऊपर कोई एक फोर्स लग रहा होगा, जो कौन लगा रहा होगा, ये गन लगा रही होगी। अब न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है भैया अगर कोई दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मतलब गन के ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स कौन लगा रहा होगा, बुलेट लगा रहा होगा। और नो डाउट न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है कि भैया अगर मैग्नीट्यूड आप देखेंगे फोर्स बाई बुलेट बराबर होगा फोर्स बाई गन, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो हमें यही निकालना है। तो अगर हम इसकी बात कर लें सर, बुलेट की बात कर लें कि भैया इस पे कितना फोर्स लगा है, अगर ये निकाल लेते हैं तो वही तो गन के ऊपर भी लग रहा होगा। तो सिमिलरली अगर ये निकालना हो तो फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भैया बुलेट पहले क्या थी, बुलेट सर जब इसमें गन में थी तो बुलेट थी इनिशियली रेस्ट पे, लेकिन जब यहां से निकल रही है तो फाइनल वेलोसिटी कितने से निकल रही है, वो 250 मीटर पर सेकंड से निकल रही है। और आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक्सेलरेट हो रही है, बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो रही है, क्योंकि रेस्ट से मोशन में आ रहा है, मतलब फोर्स लगेगा, फोर्स लगा तो एक्सेलरेट हुई होगी। तो मास की अगर हम वैल्यू रखें यहाँ तो मास कितना है सर, 25 ग्राम की बुलेट है, मतलब 25 × 10 की पावर कितना, -3 लिख सकते हैं सर, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा सर, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन को थोड़ा सा इधर कैलकुलेट करवा देता हूँ कि अगर एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन होता है सर v - u/t। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा भैया, एक बुलेट की बात हो रही है, हम सिर्फ एक बुलेट के लिए यहाँ पर जो भी एनालिसिस अपनी करेंगे वो एक बुलेट के लिए करेंगे। बट यहाँ अगर हम देखें तो 1 सेकंड में 4 बुलेट निकल रही है। 1 सेकंड में अगर टाइम की बात करूं, मैं टाइम की बात करूं तो सर 1 सेकंड में यहां से 4 बुलेट निकल रही है। तो भैया एक बुलेट को निकलने में कितना टाइम लगेगा सर, 1/4 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 1/4 सेकंड लगेगा। तो एक बुलेट का निकाल सकते हैं, 4 का भी आप निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैंने एक बुलेट के अकॉर्डिंगली एनालिसिस कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक ही बुलेट का एक मास ले रहा हूं तो एक ही बुलेट का एक्सेलरेशन लूंगा, सब कुछ एक ही बुलेट के हिसाब से लूंगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर, 250 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी सर, 0। टाइम कितना लग रहा है सर, 1/4 सेकंड लग रहा है एक बुलेट को एक्सेलरेट होने में। तो सर एक्सेलरेशन आएगा कितना सर, 250 × 4 आ जाएगा। ये कितना हो गया सर, 1000 हो गया। ये कितना हो जाएगा सर, a = आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। हमें फोर्स निकालना था मेरे भाई। अब इससे सिंपल क्या ही हो सकता है, यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से 1000 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास बच रहा है, ऑप्शन आई थिंक चौथा वाला कट गया है क्या, हाँ पहला दूसरा तीसरा अपने पास चौथा ऑप्शन कट गया है। तो फोर्स जो आ जाएगा वो फोर्स कितना आ जाएगा दोस्त मेरे, 25 न्यूटन फोर्स आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्लियर कट बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई।
अगले सवाल पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आसान था, बट एक बुलेट को समझना था कि एक बुलेट के लिए एनालिसिस करें या 2 बुलेट के लिए करें या 4 बुलेट के लिए। अ पर्सन विथ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2.5 मीटर। देखो अगर ये आपकी आंख है, आपका नियर पॉइंट कितना होता है सर, अपना 25 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज फार पॉइंट के लिए तो वो होता है इनफाइनाइट। लेकिन अगर आपको कोई रोग हो जाए, इन्होंने बोला कि अब इनकी आंख से 2.5 मीटर के बाद की चीजें नहीं दिख रही है, तो जो फार पॉइंट होता है वही शिफ्ट हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अभी ये फार पॉइंट कितना है 2.5 मीटर, और यही हमारी करेक्शन लेंस का फोकल लेंथ भी होता है, 2.5 मीटर फोकल लेंथ होगा। तो भैया अगर हम यहाँ देखें तो जब दूर दृष्टि दोष होता है, विच इज मायोपिया होता है, उस केस में हमें कौन सा लेंस चाहिए होता है, कॉनकेव चाहिए होता है, कॉनकेव चाहिए। और जो फोकल लेंथ होगा वो -2.5 मीटर होगा। सिमिलरली पावर अगर निकालें तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपने सामने, ठीक है। मैं ज्यादा इस पे वेस्ट नहीं करूंगा टाइम। अगर मायोपिया है तो आपका जो भी फार पॉइंट होगा वही आपको फोकल लेंथ, करेक्शन ऑफ फोकल लेंथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। और अगर हाइपरमेट्रोपिया होता है उस केस में हम क्या करते हैं, यू को रखते हैं 25, और जो हमारा शिफ्टेड नियर पॉइंट होता है उसको वी रख लेते हैं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल को ध्यान से देखिए। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे पासेस थ्रू द फ्लैट सरफेस रिप्रेजेंटिंग टू मीडिया। देखो अगर यहाँ हम बात करते हैं, मान लो मैं इस चीज को ऐसे समझाता हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये अगर ऐसा कुछ हमारा सेपरेटिंग मीडिया, इधर μ1 है, इधर मीडियम, इधर है μ2, तो अगर 2 पैरेलल बीम्स आए, ये एक पैरेलल बीम आई, एक ये पैरेलल बीम आई, तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, नॉर्मल हमने खींच दिया, तो भैया अगर ये इतना बेंड होगी तो ये भी इतना ही बेंड होगी, बेंडिंग दोनों की सेम होगी, यहाँ डिफरेंट लाइट्स नहीं बोला गया है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डिफरेंट लाइट नहीं बोला गया। अगर डिफरेंट लाइट बोला जाता देयर में भी चांसेस कि वो थोड़े से कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग हो सकते थे। तो सिमिलरली ये पैरेलल ही चले जाएगा। क्यों पैरेलल चला जाएगा, क्योंकि भैया लाइट है, दोनों की बेंडिंग बराबर होगी, दोनों के लिए सेम मीडियम का चेंज आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अ रे ऑफ लाइट इंटर्स अ स्लैब ऑफ मेटल विथ इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब यहाँ देखें तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3, इसका μ1 ही मान लो सेम ही रहेगा, तो जो हमारा μ2 है वो क्या है, ज्यादा है μ1 से, ठीक। ये हमको समझना है, ठीक है। 4 पॉसिबिलिटीज, अच्छा, लाइट रे स्लैब ऑफ मेटल विथ इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव, 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ द ट्रैजेक्टरी, कि कौन सी ट्रैजेक्टरी होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, अपना ये इधर जानी चाहिए, बेंड हो रहा है, बट ये बेंडिंग कुछ थोड़ी सी अलग से दिख रही है, बट यहाँ क्लियर कट बेंडिंग दिख रहा है। डी वाले ऑप्शंस को हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, डी वाले ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, डी वाले ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर बिफोर फोकस एज शोन इन फिगर। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। प्लेन मिरर की बात की जा रही है। देखो अगर नॉर्मली हम जब समझे तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, बट तभी वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट कैसी हो, रियल ऑब्जेक्ट हो, ठीक। बट हमारी रियल इमेज भी बन सकती है। कैसे रियल इमेज बन सकती है, जब हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, वर्चुअल हो जाए, ये होता है केस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइट रे यहाँ से पैरेलल आई है, यहाँ से पैरेलल आई, इधर कुछ हमने ऑब्जेक्ट रखा होगा, बट मिरर से टकराने के बाद ये यहाँ जाएगी, इधर आएगी, ये इससे टकरा के इधर आएगी। तो सेम केस को मैं यहाँ बनाता हूँ, ये अपना मिरर है, मान लो एक लाइट रे इधर से आ रही होगी, एक लाइट रे इधर से आ रही होगी, ये दोनों रिफ्लेक्ट होके इधर जाएंगी, तो ये तो हो गई उसकी इंसिडेंट रे, ये भी हो गई इसकी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों कहीं कट रही है कि नहीं कट रही, हाँ सर दोनों कहीं और रियली में कट रही है, तो ये इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा। बस वही केस था, तो हमेशा यहाँ रियल इमेज बन रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो रहा होगा। जिस भी बच्चे की कॉपी है उसने बहुत सटीक आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो भैया एक रे ये आ रही है, इस मिरर को इस मिरर की वजह से ये वाली रे आई है, और इस मिरर की वजह से ये वाली रे आई है। तो इस मिरर का खेल है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्रिएशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी इन वाउंड स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो नहीं होगा। स्प्रिंग आ गया एनर्जी, स्टैंडर्ड रबर स्ट्रिंग, रस्सी में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, नहीं, वहां भी नहीं होती है। एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द वाटर रिवर, हाँ वाटर के पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं, मोशन में है, मोशन में आने की वजह जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर विच इज इंस्टॉल्ड एट रियर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स का यूज करते हैं, वो हमेशा इरेक्ट बनाता है और वर्चुअल बनाता है, ठीक है। चलिए एकदम परफेक्टली जा रहा है बच्चा, जिसकी भी बच्चे कॉपी है उसने सही किया हुआ है। टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दो बॉडी है भैया, ये बॉडी है कोई एक और एक दूसरा बॉडी है ये, ठीक।
दोनों को क्या करना है, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं, मतलब कितना सर, 2000 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं, ठीक है। और दोनों कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे हैं। मान लो ये भाग रहे हैं इधर 20 मीटर पर सेकेंड से और ये इधर भाग रहे हैं x मीटर पर सेकेंड से, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ दे मीट आफ्टर 40 सेकेंड, 40 सेकेंड बाद चले। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर 20 की स्पीड से इनको चलना है और x की स्पीड से इनको चलना है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक आएंगे, मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस चलेंगे तो बची वाली ये चलेंगे। तो मैं काम करता हूँ, इनको रेस्ट पर रख देता हूँ, इनको यहीं पर रहने देता हूँ, तुम यहीं रहो। ये x वाली स्पीड भी उठा के इन्हीं को दे देता हूँ, मतलब टोटल कितनी स्पीड हो जाएगी, 20 + x, 20 + x, दोनों को मिलना ही तो है। और 20 + x की स्पीड से चलना कितना सर, 2000 मीटर। तो स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर हमको निकालना क्या था, स्पीड निकालनी है। स्पीड कितनी है सर, 20 + x है। डिस्टेंस कितना है सर, 2000 मीटर। कितनी देर बाद मिल रहे हैं मेरे भाई, ये 40 सेकंड बाद मिल रहे हैं। 40 सेकंड बाद मिलाओ, ये कट जाएगा, यहाँ से 50 आ गया, तो जो x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर अपना, 30 मीटर पर सेकेंड। सर चौथा वाला ऑप्शन परफेक्ट है। देखो मैंने किया क्या, मैं बोला हमें मिलने की कंडीशन बोली गई, तो ये यहाँ से यहाँ चल के जाएंगे, यहाँ से यहाँ चल के जाएंगे और समय वही बराबर ही लग रहा है, ठीक। तो मैंने क्या किया, इनको रेस्ट पे कर दिया, इनकी स्पीड उठा के इनको दे दी। तो क्योंकि चूंकि दोनों ये सेम डायरेक्शन में आ रहे थे इसलिए हम दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में थे, अगर सेम डायरेक्शन में होते, दोनों एक दूसरे से एक ही डायरेक्शन में भाग रहे तब सब ट्रैक कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास, दिस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक। अगर ध्यान से देखेंगे तो 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, बट इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 45 × 5/18 करेंगे सर, ये आएगा 9 × 5 = 45, 9 दूना, तो ये आ जाएगा 25/2 आ जाएगा, ठीक। ये आ जाएगी 25/2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। सर 6 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ने निकल जाएगा, ½ × mv² - u², ये आ जाएगा परफेक्टली। अब इसको अगर रख के सॉल्व करें तो सर हाफ, मास कितना है सर, मास है 3 kg, इंटू v² कितना है फाइनल वेलोसिटी, तो सर 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर 25/2 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते जाएं तो ये इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 × 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, माइनस रखना है, माइनस आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, ये 8 आ जाएगा, ठीक। अगर इसको काटें तो अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं इसको काटता हूं तो 8 बार नहीं 7 बार लगभग जाएगा ये फर्स्ट टाइम में, और 7 × 3 करेंगे 2 से आंसर शुरू होने वाला जो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कैलकुलेशन पे भी अपना यूज कर ले रहा हूँ। देखो अगर 625 8 से काटूंगा तो लगभग 7 बार जाएगा, 70 या कुछ भी जा सकता है, 70 बार जाए, लेकिन 8 टाइम्स नहीं जाएगा 7, तो 7 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आएगा। तो स्टार्टिंग मतलब 2 के आसपास हो, 2 के आसपास वाला ये आंसर है, ठीक। थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच में भी जा सकते हैं। अमन वेंट ऑन अ रोड ट्रिप, देखो अमन क्या भैया रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, दिल्ली से कोटा जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए चलेगा, मैं थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करा रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन है, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो जाए हमारी। द डिस्टेंस बिटवीन 500 किलोमीटर, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये मान लो दिल्ली भैया, ये है कोटा, बड़ी कम डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, कितना है सर 500 किलोमीटर है, बस बहुत कम है, ठीक है। और उसकी एवरेज स्पीड कितनी है सर, यहाँ से अगर भाग रहा है वो कितने से 80 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, ठीक, एवरेज स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, सो टाइम कितना लगेगा, 500 किलोमीटर चलना है 80 की स्पीड से, ये कट गया, ठीक है। अगर हम काटे तो सर 25/4 आ जाएगा, ठीक, मतलब 6 और 1/4 मिनट, मतलब 25 मिनट, 6 घंटा 25 मिनट लगेगा, ठीक। इसको लगेगा कितना सर, इसको लगेगा 6 घंटा 25 मिनट, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 6 × 4 = 24, 1/4 मतलब 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट, 25 लिख दिया मैंने, 1/4 का मतलब 15 मिनट, ठीक। 6 घंटा 15 मिनट लगेगा। लेकिन बोला है कि हाउ लॉन्ग ही कैन टेक अ लंच ब्रेक ड्यूरिंग द जर्नी इफ ही हैज टू रीच कोटा इन 7 आवर, 7 घंटे में पहुंचना है। अगर ये 80 की रफ्तार से चलता है तब ये पहुंच जा रहा है 6 घंटे 15 मिनट में, मतलब बचा कितना सर 45 मिनट बच गया, तो 45 मिनट का लंच ब्रेक ले लेगा वो। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, दिखेगा, आई थिंक दिख रहा होगा साफ साफ या नहीं दिख रहा होगा। अ गोल कीपर इन अ फुटबॉल गेम पुल्स हिज हैंड बैक आफ्टर बोल्डिंग द बॉल, अच्छा द बॉल शॉट एट द गोल, ठीक। दिस इनेबल्स द गोल कीपर टू डिक्रीज द चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ
अच्छा, टू इंक्रीज द फोर्स, टू इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज, नहीं इंक्रीज द रेट ऑफ, नहीं एक्सर्ट अ लार्ज, नहीं डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक, उसको डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि जब रेट ऑफ मोमेंटम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम में डिक्रीज होगा, ठीक है, रेट जब कम होगी उसकी तो फोर्स कम लगेगा हाथ पे। सो दैट्स वाई आप क्रिकेटर्स को भी देखेंगे कैच पकड़ते वक्त वो हाथ को पीछे लेके जाता है, और ये तो मोमेंटम में सिंपल सा एग्जांपल भी दिया जाता है। उसके बाद बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर, हमेशा ये ट्रू है, हमेशा ट्रू है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, नहीं सर ये तो वीकेस्ट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी रिपल्सिव इन नेचर, नहीं रिपल्सिव नहीं हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर, हाँ ओबे करता है सर, क्यों, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है, ये हमने पढ़ा है। तो सर पहला और चौथा जिसमें भी दिख रहा हो, पहला और चौथा, पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, इफ द मास ऑफ बॉडी m, किसी एक बॉडी का मास कितना है m है सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो सरफेस ऑफ मून पे पूछा गया, सर मास बदलता है नहीं, ग्रेविटी बदलती है, ठीक, ग्रेविटी बदलने से वेट बदल जाता है लेकिन मास कभी नहीं बदलता ऑब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए, इतना आसान सवाल देने का कोई सेंस तो था नहीं। सपोज अ मैन स्टैंड एट अ डिस्टेंस, मान लो एक कोई मैन है, ठीक, और यहाँ मान लो ये क्लिफ है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है सर x, ठीक, बोला गया, मान लो x नहीं, मैं इसको a मानता हूँ क्योंकि x क्वेश्चन में आपको दिया गया है, a मान लेता हूँ, ठीक। ही रिसीव्स एन इको ऑफ क्लिफ, देखो बोला गया है कि अगर ये यहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड जाएगी इससे टकरा के आएगी वापस, तो ये जो t बराबर 0 से t बराबर 6 सेकंड का गैप है इको के बीच में, तो बोला गया है क्या, बिटवीन द मैन एंड क्लिफ इज, अच्छा, ही रिसीव्स एन इको, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन, बोला गया डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड क्लिफ इज x का क्यूब इंटू वाई। एज्यूम द स्पीड ऑफ द साउंड इन 343 मीटर पर सेकेंड, x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है। देख लो मेरे भाई, मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, देखो साउंड जाएगी भी a और आएगी भी a, मतलब कितना टोटल चलेगी, 2a चलेगी, ठीक। ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या होता है सर, स्पीड होती है, ठीक, बस हो गया, डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं इस चीज को, तो a को वहां पर दिया गया है कितना सर, एक्स क्यूब इंटू वाई, तो 2 इंटू एक्स का क्यूब इंटू वाई लिख लो, डिस्टेंस को अपॉन टाइम कितना लगा है, 6 सेकंड लगा है सर, बराबर स्पीड कितना है सर, 343 दिया गया है, इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, तो x का क्यूब इंटू वाई बराबर कितना है सर, 343 इंटू 3 है, ये आया। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो x का क्यूब इंटू वाई बराबर है 343 इंटू 3, और 343 क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है सर, 7 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, 7 क्यूब इंटू 3, तो x की वैल्यू आपको डायरेक्टली दिख रही होगी 7, y की वैल्यू डायरेक्टली आपको दिख रही होगी 3, और x प्लस वाई पूछा गया था तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 10, ये गलती कर दी है बच्चे ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गई भाई फिजिक्स के 15 क्वेश्चंस हो गए हैं अपने, और उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे, थोड़ा मैंने स्पीड अप भी कराया बट करा दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए आ जाते हैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में भी फटाफट से हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर केमिस्ट्री पार्ट से ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैव इक्वल, अच्छा फॉलोइंग आयंस, किसके आयंस के पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स भी हैं और वैलेंसी भी बराबर है। तो पहले में देखें तो फॉस्फाइड नहीं सर, नाइट्रेट नहीं, अलग अलग एटम्स अलग अलग हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो सर H प्लस होगा और H2 माइनस होगा, और हाइड्रोक्साइड होगा OH माइनस, ठीक, परफेक्ट है। इसमें भी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की 1, परफेक्टली सर यही मैच कर जा रहा है, ठीक, ये वाला मैच कर जा रहा है, अगर तोड़ेंगे इनको तो ये वाला मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही है। हाइड्रोजन की वैलेंसी दोनों में कॉमन होगा, ऑक्सीजन और सल्फर की वैलेंसी कॉमन है, ठीक, और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। अब देखो एक रिएक्शन यहाँ पर दी गई है कि मेटल अपने पास PQRS है अपने पास, ठीक, इनको एक बार रिएक्ट कराना है एल्यूमिनियम सल्फेट से, सिल्वर नाइट्रेट से और आयरन सल्फेट से। तो हमको पूछा गया मोस्ट एंड लीस्ट। मोस्ट की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आप देख के एलिमिनेट कर सकते हो कि भैया P और Q में लड़ाई चल रही है, P और Q में लड़ाई चल रही है मोस्ट के लिए, तो भैया जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा उसको जो रिप्लेस कर देगा वही तो होगा। अगर देखें तो लड़ाई हो किससे रही, एल्यूमिनियम को रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक बार आयरन का हो रहा है, एक बार Ag का हो रहा है, ठीक, तो इन तीनों में स्ट्रॉन्गर तो यही है, जो इसको रिप्लेस कर देगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो एल्यूमिनियम वाले देखो R कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, Q कोई रिएक्शन नहीं दे, लेकिन P रिएक्शन दे रहा है, मतलब P सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये भी काम खत्म हो गया, इनका भी काम खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 2nd एंड 3rd में। अब रही बात आयरन वाले से, तो हम कुछ गेस नहीं लगा सकते। आयरन वाले से देखें R में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब R जो होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा इससे, बाकी ये दोनों तो चेंज कर दे रहे हैं, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, P एंड Q, ठीक।
तो Q तो ज्यादा रिएक्टिव, R ऑटोमेटिकली समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। Q जब इसको रिप्लेस कर दे रहा है मतलब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव, R उससे कम रिएक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली तीन ही लोग हैं, तीन में से आपकी लग सकती है थोड़ी बहुत ट्रिक। इफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक। तो कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, x बराबर 5 है। सिमिलरली ग्रीन विट्रियोल है अपना कितना भैया, ठीक, इसमें भी 7 होता है, y की वैल्यू कितनी होगी, 7H2O होगा। तो ये 5 है, ये कितना है सर, 7 है। तो बोला गया है x माइनस वाई को बताना है इंटू एक्स प्लस वाई को बताना है। तो सर 5 माइनस 7 कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा इंटू 5 प्लस 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वैल्यू माइनस का 24 आ जाएगी। तो माइनस की 24 ऑप्शन नंबर 3, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरा देखो, ये अगर आप ध्यान से देखिए एनसीईआरटी, मैंने बार बार बोल रहा था कि एनसीईआरटी के पैटर्न को अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, और एनसीईआरटी के पैटर्न ही पूछा गया यहाँ, ठीक है। देखो एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ये, तो भैया किसका, भैया ये डायरेक्टली आपकी रिएक्शन चैप्टर नंबर पहला का है। और कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन, कौन सी फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का डीकंपोजिशन। तो ए वाला कौन सा है सर, ए वाला तो जेड से मैच कर रहा है, ए वाला जेड से किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, इन सब में नहीं, सिर्फ सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, मैं डायरेक्टली बोल सकता था। बी वाला क्या, इलेक्ट्रोलिसिस है सर, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो बी वाला किससे मैच करेगा, वाई से, बी वाई से हो गया, सी एक्स से, ठीक। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के डायग्राम्स बेस्ड था। अब रही बात यहाँ बेन सल्फर डाइऑक्साइड, बेसिकली बैलेंसिंग का सवाल है, आपसे x पूछा गया है, y पूछा गया है और यहाँ पर z पूछा गया है। अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं यहाँ, तो जो 2x होगा वो बराबर होगा किसके सर, 2z के। मतलब यहाँ से अगर 2 कट जाए तो x बराबर कितना आएगा, z आएगा सर। मतलब पहला और लास्ट वैल्यू बराबर, ये कैंसिल, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद हम अगर किसको बैलेंस करते हैं, सल्फर को बैलेंस करें, तो सल्फर को अगर यहाँ से बैलेंस करते हैं तो x प्लस y बराबर, यहाँ सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है। तो सल्फर को करना पड़ेगा बैलेंस, या हम ऑप्शन पुटिंग के साथ भी तो जा सकते हैं, ठीक। मान लो सल्फर एक यहाँ है, एक सल्फर मान लो कि यहाँ हो और 3 सल्फर यहाँ है, तो x प्लस वाई बराबर 4 हो जाए, ठीक। तो x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ऐसे कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम लोग क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चार्ज बाय मास ऑफ द फॉलोइंग आयंस, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में मास के लिए सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। हीलियम की बात करें तो सर मास के लिए 2 प्रोटॉन होता है, लेकिन हीलियम प्लस की बात करें तो सर यहाँ 2 प्रोटॉन होगा, ठीक। यहाँ पर अगर हम H प्लस की बात करते हैं तो चार्ज सर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यहाँ अगर बात करें तो चार्ज सर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है और यहाँ पर एक ही प्रोटॉन होगा भी, ठीक, नो न्यूट्रॉन। बट यहाँ पर मास के लिए 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होगा यहाँ, ठीक। हीलियम 2 प्लस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर सर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा और सर 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का मतलब 4 प्रोटॉन बोल सकते हैं, यहाँ पर भी आप 4 प्रोटॉन बोल लीजिएगा, मास होगा, ठीक। मास के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो E/m का रेशियो निकालना है हमको, E/m चार्ज। तो भैया चार्ज सबसे ज्यादा देखो हाइड्रोजन प्लस के लिए अगर हम निकालें तो सर 1e का चार्ज है अपॉन 1p उसके ऊपर मास के लिए। सर हीलियम प्लस का निकालिए, सर 1e का इसके ऊपर चार्ज है अपॉन मास कितने का है सर, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का है, ठीक। मतलब इसको 4 न्यूट्रॉन ही बोल सकते हैं हम लोग, 1e/4 प्रोटॉन भी बोल सकता हूँ, सिमिलर मास होता है। हीलियम प्लस प्लस की अगर हम बात करें, ठीक, 2 प्लस की, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन का मास है, चार्ज है अपॉन 4 प्रोटॉन का, तो ये कट जाएगा। तो आप नो डाउट देख रहे हैं ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये लगभग 1 टाइम्स है, ये अगर 1 टाइम्स है तो ये 1/4 टाइम्स होगी सेम वैल्यू का, और ये होगा 1/2 टाइम्स। तो सर सबसे कम कौन सा है, हीलियम प्लस का, ठीक। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, हीलियम प्लस का सबसे कम है, उसके बाद किसका सर, अच्छा हीलियम 2 प्लस का, ठीक। हीलियम 2 प्लस का सबसे कम है, फिर हीलियम प्लस का है, फिर ये। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मुझे सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोबार्स, मतलब मास, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, जिसमें वो आइसोबार्स कहलाते हैं। तो सर 92 है, ये 143 है, इसको अगर ऐड करें तो 3 2 5 और 9 4 13 235। इसमें देखो 3 2 5 बनने के चांसेस हैं, 3 2 5 9 4 13 235, मतलब पहला और दूसरा तो आइसोबार है,
सर 5 2 7 यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रही तो इसको हटा दीजिए। 4 1 5 हाँ बन सकता है, 5 9 4 13 235 ये भी है, चौथा भी। सर 6 4 10 ये भी नहीं बन रहा, तो पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी सही है अपना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कॉपर सल्फेट इज लेफ्ट। मान लो एक आयरन का कंटेनर है, इसमें कॉपर सल्फेट हमने छोड़ा हुआ है। ठीक, कंटेनर किसका है, लेकिन आयरन का है। अब बोला क्या जा रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सॉल्यूशन इवेपोरेट। अच्छा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज लेफ्ट इन आयरन कंटेनर ओवरनाइट। अगर रात भर छोड़ दिया जाए, आइडेंटिफाई, हमें पता है कि आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा, नो डाउट। यहाँ से मतलब यहाँ पर धीरे धीरे कॉपर इकट्ठा होने लगेगा, इसके जहाँ पर ये कांटेक्ट में होगा आयरन से, वहाँ कॉपर इकट्ठा होने लगेगा, वहाँ का आयरन कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। द सॉल्यूशन इवेपोरेट्स कंप्लीटली, नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। द पार्ट ऑफ द कंटेनर इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन इज फाउंड कोटेड विद कॉपर। हाँ बिल्कुल कोटेड विद कॉपर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां का आयरन सॉल्यूशन में आएगा और वहां का कॉपर वहीं आके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आगे, अगले सवाल में देखो, द कंपैरिजन ऑफ द पार्टिकल्स पी क्यू आर एस एंड टी इन द गिवन बिलो। हमें पूछा गया एटम्स किसमें बराबर है, आयंस कौन कौन से और कौन कौन से सिर्फ एटम्स हैं। आयंस मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर है तब तो वो सर एटम है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन उस केस में वो आयंस ही होंगे, हमें पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन ज्यादा हो गए। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन 25 है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 25 है, एटम होगा। 13 है, 13 है, एटम होगा। 13 है, 10 है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 निकल गए, ये आयन होगा। आर आयन में है, आर कौन से वाले में दिख रहा है, आप देखो डायरेक्टली एक बार में जा सकते थे, ऑप्शन नंबर ए, एक बार में जा सकते थे, एक बार में, और किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। बाकी आप मैच कर लो, यहाँ 9 है, 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 हो गया, तो सर ये आयन है। तो पी और आर और टी आयन से, बाकी सारे एटम्स हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ये थोड़ा सा सवाल मैं समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखो बोला गया आपको ए बी सी और डी। ठीक, ये कुछ अपने पास क्वेश्चंस हैं, ए बी सी डी और ये ई है। ठीक, 4 अपने पास सॉल्यूशन है। इसका पीएच वैल्यू 9 है, इसका पीएच वैल्यू मुझे खुद नहीं दिख रहा था, मान लेता हूँ 8 है, इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू 11 है। ठीक, ऐसा कुछ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अबव सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली नहीं, मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ। जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा वो उतना ज्यादा बेसिक। तो अगर मोस्ट बेसिक की बात की जाएगी, देखो ध्यान से, मोस्ट बेसिक की बात की जाएगी तो सर वो ई वाला होगा। मोस्ट एसिडिक की बात अगर की जाएगी, ऑप्शन इसी अकॉर्डिंगली थे, मुझे भी नहीं दिख रहा था। मोस्ट एसिडिक की अगर बात करूं तो सबसे कम कौन हो, डी वाला, तो डी वाले की हो जाएगी। ठीक, तो इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ एक बार पूछा गया होगा। ओनली सॉल्यूशन बी एंड डी विल टर्न्स। अच्छा, जो बेसिक होगा वो क्या करेगा, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा, सॉरी वो लिटमस पेपर को जो एसिडिक होगा वो रेड में कन्वर्ट करेगा, जो बेसिक होगा वो ब्लू में कन्वर्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू दैट आप देख सकते हैं, ये भी ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, ये भी ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, न्यूट्रल है, इनकी कोई चर्चा नहीं, ये रेड में कन्वर्ट करेगा, ये ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक, चलिए आगे। हम बोला गया क्या, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग बिकॉज, क्योंकि एल्यूमिनियम को हम उससे लेसर जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं और वो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स दिखाता है। ठीक, उसके पास ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए। व्हेन वी ऐड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, देखो अगर हम KI पोटेशियम आयोडाइड को किस में डालते हैं सर, लेड नाइट्रेट में डालते हैं। लेड नाइट्रेट में अगर आप इसको डालते हैं तो रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, क्या बनता है सर, यहां से बनता है KNO3 बनता है, प्लस लेड आयोडाइड बन जाता है और लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट बनता है, इसीलिए हम इसको ऐसा दिखाते हैं। और ये किस कलर का बनता है, तो सर ये येलो कलर का। एनसीईआरटी की रिएक्शन है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, ये मैंने बार बार बोला था, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, द ग्रुप एलिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। सर कैल्शियम नहीं, पहला दूसरा हो गया तो ये ऑप्शन खत्म। जिंक ZIN, जिंक हाँ पहला और तीसरा। ठीक, क्लोरीन, क्लोरीन पहला और तीसरा। क्रोमियम पहला और तीसरा, सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे। नॉन मेटल जनरली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं कि नहीं करते हैं, देखते हैं अभी हम। दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नहीं सर, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, ये तो गलत है। अब इसकी बात हम करते हैं कि ये क्या करते हैं। देखो अगर हम मेटल को देखें तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन दे के क्या करता है, M+ बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन देता है।
ठीक, इसी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल एक्सेप्ट कर लेता है और नॉन मेटल क्या बन जाता है, N- बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉन मेटल इसी मेटल से इलेक्ट्रॉन लेके खुद क्या हो गया माइनस में, और जब जीरो से माइनस में जा रहे हो तो इसको कहते हैं रिडक्शन। इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो जब इसका खुद का रिडक्शन हुआ है और इसको कहते हैं सर ऑक्सीडेशन। तो मेटल का हमेशा नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। तो वो खुद रिड्यूस होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो असर्शन तो सही बट रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसके बाद यहां बोला गया थोड़ा सा नेचुरल इंडिकेटर के ऊपर सवाल है, और ये पहली बार नहीं कई बार पूछा गया, अब आप भी प्रिपेयर हो जाइएगा। देखो बोला गया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीएच की बात की। ग्रीन मतलब सर न्यूट्रल की बात करिए, न्यूट्रल होगा, 7 के आसपास पीएच होगा इसका। रेड मतलब ये एसिडिक होगा, और वॉयलेट मतलब ब्लूइसेंट, तो ये बेसिक होगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा पीएच तो आर का होगा, सबसे ज्यादा पीएच आर का होगा। फिर उससे कम किसका होगा सर, उससे कम होगा सर पी का। आर से कम किसका है, पी का, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए भाई ये हो गए आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री तक के पूरे क्वेश्चंस। अब आपकी बायो के लिए जितने भी आंसर्स हैं, आंसर की आपकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बायो के लिए आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हो। बायो के लिए आंसर्स की मिलेंगी कहाँ से सर, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम में। ठीक, इस पीडीएफ पूरी जो भी चैप्टर आप देख रहे हो उसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बायो के लिए वहां से जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन से आंसर सही हैं आपके। ठीक है, उसमें एक्सप्लेनेशन की क्या ही जरूरत होती है, बायो तो वैसे ही आप समझ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल थी तो आपको एकदम रिलैक्स होने वाली बात है। और जिन भी बच्चों का इन फ्यूचर जाके एग्जाम है तो मेक श्योर आप अपनी केमिस्ट्री के लिए, तो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को छोड़ के मत जाइए। 9th 10th अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, और फिजिक्स के लिए भी जितना तुम कर सकते हो 10th तो एटलीस्ट अपना एनसीईआरटी लेवल कर लो, क्योंकि आप 10th में हो और करंटली आप 10th की चीजें कर सकते हो। और 9th के लिए जितना मैक्स टू मैक्स रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज कर लो। ठीक है, और आई होप आपको सॉल्यूशन सारे समझ में आ गए होंगे। जो चीज नहीं समझ में आई होगी कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए तो अब हम लोग मैथ के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो 20 सवाल पूछे गए थे 13 अक्टूबर के पेपर वाले में। तो 13 अक्टूबर 2024 का जो पेपर हुआ है टैलेंटेक्स का, उसके मैथ के क्वेश्चन। तो पहला एक क्वेश्चन आपको सीरीज से दिया गया है, सीरीज से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। तो इसका आप लॉजिक काफ़ी देर तक ढूंढेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 1। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे ऐड करके, जैसे मतलब प्रीवियस 2 टर्म के स्क्वायर को ऐड किया जा रहा है। इन दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा। ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 5। फिर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपका 29, और 29 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आपको ऐड करना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका 841, और ये हो जाता है आपका 25। तो 5 1 6 866 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये कह सकता हूं मैं कि इजी टू मॉडरेट है, क्रैक करने की बात होती है। फिर इसके बाद एक सवाल दिया गया है आपको ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर से एक सवाल पूछा जाता है। राधेश्याम्स ओनली सन्स फादर इन लॉ। राधेश्याम एक व्यक्ति है का इकलौता बेटा का फादर इन लॉ मतलब उसके वाइफ का पिता, हैज ओनली 1 डॉटर मीना, मतलब ये हो गई मीना, इसके फादर इन लॉ की एक ही डॉटर है मीना। हाउ इज प्रताप, हु इज मीनाज ओनली सन। मीना का ओनली सन प्रताप है। ये प्रताप किस तरीके से कनेक्टेड विद राधेश्याम, तो राधेश्याम का प्रताप क्या लगेगा, ग्रैंड सन लगेगा, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई नोटिस दैट माई वॉच गोज 1/2 मिनट फास्ट एट डस्क। डस्क मतलब होता है इवनिंग, ठीक है, बट एट डॉन लूजेज 1/3 मिनट। डॉन मतलब आई थिंक मॉर्निंग होता है, ठीक है। तो इन इवनिंग में हाफ मिनट फास्ट हो जाता है, शाम में हाफ मिनट आगे चली जाती है घड़ी, और इन मॉर्निंग में 1/3 मिनट पीछे चली जाती है ना। तो अगर हम देखें इन 24 आवर घड़ी जो है हाफ माइनस 1/3 इतना क्या हो रही है, 1/6 मिनट फास्ट हो रही है, आगे जा रही है, ठीक है। ऑन 1 मार्च मॉर्निंग माई वॉच शोड राइट टाइम।
ठीक है। देन ऑन विच द फॉलोइंग डेट वॉच वॉच 5 मिनट फास्ट। देखो एक दिन में 1/6 मिनट फास्ट हो रही है, एक दिन में 1/6 मिनट फास्ट हो रही है, तो 5 मिनट फास्ट होना है, तो 1/6 मिनट इन 1 डे, ठीक है। तो 1 मिनट फास्ट होने में 6 दिन, तो 5 मिनट फास्ट होने में कितना दिन लगेगा, 30 डे। 5 मिनट फास्ट होने में 30 डे लगेगा, और 1 तारीख को सही शो किया गया है ना। अब इसमें एक समस्या ये है कि ये अगर 1 तारीख को सही शो किया गया है, 1 मार्च को सही शो किया गया है, 1 मार्च को अगर सही शो किया गया है, तो 1 मार्च से इसके बाद सही कब शो करेगा, 30 मार्च को करेगा या 31 मार्च को करेगा। इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है। देखो शाम में ये ½ मिनट आगे हो जाएगी और सुबह जो है 1/3 मिनट घट जाएगी। इस हिसाब से देखेंगे तो सुबह अगर घड़ी घट जा रही है तो कंफ्यूजन मुझे भी है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर सी है। एक बार आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करिएगा, इसमें मुझे खुद कंफ्यूजन हो रहा था कि 30 मार्च होगा कि 31 मार्च, बट करेक्ट आंसर 30 मार्च है। और एक्सप्लेनेशन ये है कि 31 मार्च की मॉर्निंग में जो होगा 1/3 मिनट लूज हो जाएगा और वो चीज़ इवनिंग में जाकर आगे बढ़ेगी। 30 मार्च करेक्ट आंसर है। एक कंफ्यूजन है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, फाइंड द डे ऑफ द वीक 27 दिसंबर 1985। तो इसे मैं मॉडरेट क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। 27 दिसंबर 1985 से पहले हमें कंप्लीट ईयर देखना होगा। 1984 ये पढ़ाया हुआ है मैंने, ये सब मैं बैच में अपने पढ़ाता हूँ। 1984 को हम डिवाइड करेंगे 1900 प्लस 84 में, तो 1900 में आपके एक ऑड डेज हो जाएंगे, 84 में कितने हो जाएंगे, 84 प्लस 21, तो 4 1 5 8 2 10 105, 105 का मतलब 0 ऑड डेज। तो 1984 एंड तक आपके एक ऑड डेज हो जाएंगे। उसके बाद 1985 में जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर 7 दूना 14 21 6। तो 3 दिन 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21 3 24 2 26 6 32। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 4 32 यानी +4। तो +4 और +1 कितने हो गए, +5 ऑड डेज। तो 5 ऑड डेज का मतलब फ्राइडे, ठीक है। तो दैट इज इजी, जिसको आता है उसके लिए इजी है ये, क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ है, डायरेक्ट सवाल पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका नंबरिंग में करते चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। रीड द स्टेटमेंट एंड देन डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज द गिवन स्टेटमेंट एंड दिस रिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट। देखिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली फिगर बनाते हैं। सम रोजेज आर फ्लावर, सम रोजेज आर फ्लावर, सम फ्लावर्स आर बर्ड्स। एक पॉसिबिलिटी ऐसा है, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, सम रोजेज आर फ्लावर, सम फ्लावर्स आर बर्ड्स। एक बच्चा ऐसे बनाएगा। ऑल बर्ड्स आर लिव्स, ये हो गया लिव्स, एंड ऑल लिव्स आर प्लांट्स। एक फिगर ये बनेगा, एक बर्ड्स, लीव्स और एक प्लांट ऐसे बनेगा, ठीक है। दोनों ही फिगर करेक्ट हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली कंक्लूजन देखते हैं। सम प्लांट्स आर बर्ड्स, सम प्लांट्स बर्ड्स होंगे, डेफिनेटली सम प्लांट बर्ड्स होंगे, यानी पहला कंक्लूजन तो डेफिनेटली ट्रू होगा। दूसरा है सम रोजेज आर लीव्स, यहां पर नहीं है, एक फिगर में गलत तो गलत। दूसरे फिगर में सम रोजेज आर लीव, एक फिगर में सही है, तो इसको हम मानेंगे कि ये गलत दिया गया है। नो फ्लावर इज प्लांट, कोई भी फ्लावर प्लांट नहीं है, कोई भी फ्लावर प्लांट नहीं है। नो फ्लावर इज प्लांट, बट ऐसा गलत है, कुछ फ्लावर प्लांट होंगे, तो ये तो सही होगा, ये तो सही है, ठीक है। नो फ्लावर इज प्लांट, अच्छा ये गलत है, कोई भी फ्लावर कहाँ प्लांट है, मतलब कुछ तो फ्लावर प्लांट है। ये लिखा हुआ है कि नो फ्लावर इज प्लांट, बट कुछ फ्लावर तो डेफिनेटली प्लांट होंगे। नो रोजेज इज लीव, कोई भी रोज लीव नहीं है, एक फिगर में गलत है बट एक फिगर में सही है, मतलब इसमें सही है, कोई भी रोज इसमें लीव नहीं है बट इसमें है, तो ये हमारा एक फिगर में सही है, एक फिगर में गलत, तो ये फिगर कंक्लूडेड गलत माना जाएगा। बट आइदर और की कंडीशन आ सकती है, मैंने पढ़ाया हुआ है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है इन दोनों का, यहाँ पर दोनों के पास ऑप्शन है क्योंकि दोनों रॉन्ग है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो आइदर सेकंड और फोर्थ और फर्स्ट फॉलो, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ए क्लॉक इज सेट राइट एट 6 PM बट दिस क्लॉक इज लूजिंग 45 सेकेंड एवरी 90 मिनट। अच्छा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज विल बी रिक्वायर्ड टू टेकन बाय द क्लॉक टू शो द करेक्ट टाइम एट 6 PM। अच्छा, एक घड़ी को शाम के 6 बजे करेक्ट सही किया गया, सेट किया गया 6 PM पर। फिर बाद में देखा जाता है कि हर 45 सेकंड में 90 मिनट क्या है, हर 90 मिनट में 45 सेकंड लूज कर जाती है, यानी 90 मिनट में 45 सेकंड लूज कर रहा है ना, 45 सेकंड। ओके, और फिर हमें करेक्ट टाइम शो करने के लिए कितना लूज करना होगा, 6 PM से 6 PM जाने के लिए 3600 सेकंड 1 घंटा में होता है, और ऐसे ही 24 इतना सेकंड जब लूज करेगा तब ये करेक्ट टाइम शो करेगा। तो देखो 45 सेकंड लूज करने में इसे लग रहा है 90 मिनट, तो 1 सेकंड लूज करने में इसे कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट। तो इस हिसाब से इसे 3600 गुणे 24 सेकंड लूज करने में कितना मिनट लगेगा, 3600 गुणे 24 गुणे 2, इतना मिनट लगेगा। ठीक है, इस मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड कर दे तो आवर पता चल जाएगा, 60 इंटू 24 इंटू 2 आवर लगेगा, और इसको अगर हम 24 से डिवाइड कर दे तो हमें डे पता चल जाएगा। तो यानी 120 डेज, एज पर माई ऑब्जर्वेशन 120 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 120 दिन लगेंगे, क्योंकि देखो 45 सेकंड लूज करने में 90 मिनट, 1 सेकंड लूज करने में 90/45 यानी 2 सेकंड। हमें यह पता करना है 6 PM से 6 PM करेक्ट होने के लिए कितना लूज करना पड़ेगा, 3600 सेकंड 1 घंटे में, और 24 घंटे में तो 24 इंटू 3600 सेकंड इतना लूज करेगा, 45 सेकंड लूज करते करते, तब जाके ये फिर करेक्ट टाइम शो करेगा। और ये शो कितने दिन बाद करेगा, 120 डेज के बाद, अगर कैलकुलेशन हमारी सही है तो। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको मैं मॉडरेट में डालता हूं, इसको भी मॉडरेट में डालता हूं, इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सीरीज का सवाल आ गया है 2, 7, 12, 17, 2 5 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 ऐड करो, 4 2 6, 5 2 7, 76। इजी क्वेश्चन, सीरीज का इजी क्वेश्चन। चलिए 8वां क्वेश्चन, some equations are solved on the basis of certain system, one of the same basis find out the value of x amongst the 4 alternative। कैसे बन रहा है ये सोचना है। देखो 2 इंटू 216 इज इक्वल टू 24, और ये हमें पता है ये 6 का क्यूब है, तो क्या कर रहा है 2 इंटू 6 इंटू 2 कर रहा है, ये 3 इंटू ये 9 का क्यूब है, तो 3 और 27 इंटू 3 कर दिया, यानी x इंटू 8 का क्यूब इंटू एक्स करेगा, ये बराबर 288 आना चाहिए, यानी x इंटू 8 इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू 288 होना चाहिए। कंक्लूजन ये है, इस वाले को रिपीटेड मल्टीप्लाई कर रहा है इसके बेस से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 24, 8 6 48, तो एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 8 का क्यूब इंटू 6 करेंगे तो आपको 288 मिलेगा, इस सेम लॉजिक से। तो दैट इज इजी टू मॉडरेट, मैं कह सकता हूँ इसे मॉडरेट कहते हैं, क्योंकि ये सोचने वाली बात है, अगर आप सोच नहीं पाएंगे तो फिर आपके लिए कठिन हो जाएगा। चलिए आगे है सवाल एम्बेडेड फिगर का है, तो एम्बेडेड फिगर का एक फिगर वाले में दे ही रहा है, हर साल पेपर में पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा भी था कि एम्बेडेड फिगर का एक सवाल आएगा ही आएगा, तो ये मुझे सही लग रहा है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो क्वेश्चन मार्क बीच में है, तो आपको ये लॉजिक ढूंढना है कि किस तरीके से बन रहा है। तो 9 9 या 81, इधर देखेंगे तो 81/9, यहां से आपके पास आया 9 माइनस 5 और 3 इनका डिफरेंस -2 इज इक्वल टू 7। सिमिलरली यहां से आएगा आपके पास 8 माइनस 6 माइनस 2 यानी 8 माइनस 4 यानी 4, यहां से आएगा आपके पास 7 माइनस 1 यानी 6। ठीक है, इजी था ये करेंगे तो आपके लिए इजी टू मॉडरेट है। चलो मॉडरेट में ही मान के चलते हैं, कई सारे बच्चों को स्ट्राइक नहीं करता है जल्दी। अगला सवाल इन सर्टेन कोड, कितने सवाल हो गए, 8 9 10 11।
इन ए सर्टेन कोड विक्ट्री इज रिटन एज दिस, हैशटी इज रिटन एज दिस, सबलाइम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर काफी अच्छा ये सवाल बनाया गया है कोडिंग डिकोडिंग का। जब आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोडिंग कुछ बड़ी डिफरेंट हो रही है यहाँ पर। एक तो ये ऐसे लिखा गया है 29472435, एक तो ये क्रॉस कोडिंग की गई है। जैसे v होता है 22, तो 22 का अपोजिट लिखा गया है 5, और i को ना ऐसे लिखा है। बेसिकली ये किया क्या गया है, AEIOU का कोड है 1 2 3 4 5, और जो कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट के अपोजिट लेटर का कोड है, और भी क्रॉस में अपोजिट लेटर कोड। बढ़िया सवाल बना है। तो i का कोड हो गया 3, c होता है 3 पे, इसका उल्टा हो गया 24, o होता है, o का कोड हो गया 4, t का कोड हो गया 20 होता है, तो 20 का अपोजिट 7 27, r का हो गया 18 9 27, 25 2 27। ठीक है, तो ये है कॉन्सोनेंट के अपोजिट लेटर का कोड करके क्रॉस हमें करना है। तो सबलाइम का बनाते हैं SUBLIME, तो S होता है आपका 19 पे, तो 9 8 17, ये 8 हो जाएगा। TU 21 6 27, अच्छा सॉरी, AEIOU, तो U का हो गया 5, B होता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, तो 25 और 58 केवल यहाँ और यहाँ भी दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। L 12 हो गया, तो 12 5 17 और 15 हो गया, तो यहाँ तक भी ठीक है। I हो गया 9 पे, तो 9 I नहीं होगा क्योंकि वॉवेल है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 1 5, यहाँ तक ठीक लग रहा है। M हो गया 13 पे, तो यहाँ 14 आ जाएगा, और E हो गया 5, लेकिन E का कोड होगा 2, तो 2 14 3 1 5 2 5 8, ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल था। इसे मैं मॉडरेट टू हार्ड करूंगा। स्ट्राइक करने की बात है, बहुत देर में स्ट्राइक करेगा ये। ठीक है, तो इसको हार्ड में डालेंगे, ये स्किपेबल है। अगला क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। तो ये पढ़ाता हूं मैं कि इसको लिखो 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1, 4 3 7 2 9 1 10, इसके अंदर हो गए 10, इसके अंदर हो गए 10, 1 2 3, इसके अंदर हो गए 6, तो 10 6 16, ये हो गए 17 18, और 4 इन दोनों को ज्वाइन करने से बनेंगे। ठीक है, तो 4 16 17 18 प्लस 4 18 4 22, 22 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन, इसे मॉडरेट में डालिए, कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपको नहीं आता होगा तो। क्वेश्चन नंबर 13, पोजीशन ऑफ डाइस पर सवाल पूछा गया, इजी क्वेश्चन है। 1 3 6 1 4 2 और 3 4 5 दिया गया, और कंटेनिंग अपोजिट टू फेस 5 आपसे पूछा जा रहा है, तो कोई भी पकड़ लीजिए। जैसे यहाँ पर कॉमन 1 है, तो 1 3 6 1 2 4। अब कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि हो कैसे रहा, ये सब पढ़ाया जाता है। तो 3 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 4, तो 1 के अपोजिट 5 होगा, तो 5 के अपोजिट में 1 आएगा। ठीक है, ये अच्छा सवाल दिया गया है, इसे हम कहेंगे इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट में डालिए, क्योंकि किसी को नहीं आता होगा तो नहीं आएगा। PQRSTUV are 7 tourists. They are sitting on 3 bikes, Splendor, Yamaha and Bajaj. There are at least 2 persons on each bike, and there is at least 1 girl on each bike. As is a girl student who does not sit with TUB. देखिए, एक कह रहा है कि ये S गर्ल है और ये TU और V के साथ नहीं बैठेगी। ठीक है, P sits only with R and he is a good rider. He का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, P जो है एक राइडर है, ये बैठेगा R के साथ, तो R हो गई फीमेल। There are only 3 male person among them. तो एक तो P हो गया, 2 लड़कियां हो गई और 2 और लड़कियां होंगी। No 2 males were on the same bike. Okay. Neither Q nor R was on Splendor. देखिए, अब ध्यान से यहाँ पे समझिए, Q और R स्प्लेंडर पर नहीं बैठेंगे, Q नहीं बैठेगी स्प्लेंडर पर, और R भी स्प्लेंडर पर नहीं बैठेंगे। S was not sitting on Bajaj. S बजाज पर नहीं बैठेगी, S बजाज पर नहीं बैठेगी, S नहीं बैठेगी बजाज पर। ठीक है, एक और क्या चीज है, P sits only with R
he is a good rider. There are only 3 male person among them. No 2 male were on the same bike. Neither Q nor R was on इतना. अब देखिए एक बात यहाँ पर बड़े अच्छे से लिखी गई है कि एस टी यू वी के साथ नहीं बैठेगा, तो यानी टी यू वी अपना अलग होंगे. टी यू वी सपोज यहाँ कहीं है या इनके साथ भी आ सकते हैं, लेकिन एस के साथ कौन आएगा ये कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पी टी यू वी आर तो नहीं आएंगे, यानी एस के साथ होगा क्यू. ठीक है. अब यहाँ से एक और चीज क्लियर होती है कि क्यू और एस, क्यू स्प्लेंडर पर नहीं बैठेगा और एस जो है बजाज पर नहीं बैठेगी, तो क्यू और एस किस पर बैठेंगे, यामाहा पर. ये यहां से कंफर्म होता है कि क्यू और एस यामाहा पर बैठेंगे, ये कंफर्म होता है क्योंकि क्यू स्प्लेंडर पर नहीं बैठेगा और एस जो है बजाज पर नहीं बैठेगी, तो बची हुई एक गाड़ी यामाहा पर बैठेंगे. और एक बात कहा गया है कि आर जो है, अब बची 2 ही गाड़ियां हैं, यामाहा और स्प्लेंडर, सॉरी स्प्लेंडर और बजाज. आर स्प्लेंडर पर नहीं बैठेगा तो इसका मतलब ये बजाज पर ही होंगे, क्योंकि एक ही गाड़ी बच गई तब इसके अलावा, तो यानी ये बचे किस पे, ये बच गए स्प्लेंडर पर. स्प्लेंडर ही एक ऐसी गाड़ी जिस पे 3 लोग आराम से बैठेंगे. बजाज पी और आर पर कौन बैठेगा, बजाज. अरे बजाज पर कौन बैठेगा, पी और आर. रिप्रेजेंट द पर्सन सिटिंग ऑन द पी और आर विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है. एक बार सभी लोग मिला लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये. 12, 13, 14, इसे मैं हार्ड के कैटेगरी में डालूंगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये. चलिए 15वां सवाल. 8 friend PQRS TUV and W sitting around a circle facing towards the center. S is only sitting between P and T. 1 2 3 4 5 6 7 8. S is only sitting between P and T. Second from left of T is U. अच्छा T के सेकंड लेफ्ट पर U है, तो इसका मतलब T को यहाँ करना पड़ेगा, P को यहाँ करना पड़ेगा, T के सेकंड लेफ्ट पर U पर बैठा दिया. Q is only sitting between R and V. U is only sitting between V and W. तो V और W को यहाँ कर दो और V और R के बीच में Q को बैठा दो. अब सब बैठ गए, करेक्ट यही है. Who is immediate left of T? T के immediate left में कौन है, W होगा, तो इसे मॉडरेट में कहूंगा. ठीक है. 16. If in a certain code ABCD is written as 24, EFGH written as 1680, IJKL, इसको रखो 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कर दो सबको. 4 3 12 2 24, 5 6 7 8, 8 5 6 31, 3 से 210, 210 गुणे 8, 8 कमा 8 2 16, यानी सबको रख के मल्टीप्लाई कर रहा है. 9 10 11 12, 99 गुणे 12, 12 9 108, 12 9 108 10 118, 11880. ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर. तो दैट इज मॉडरेट, बट मैं इजी में भी डाल सकता हूं. चलिए. इफ 94 days बैक इट वाज मंडे, देन आफ्टर हाउ मेनी डेज विल गेट अ संडे फ्रॉम टुडे. बढ़िया सवाल है. 94 दिन पहले अगर मंडे था तो आज पहले क्या होगा. 94 दिन में कितने ऑड डेज आ रहे हैं, 7 भागे करेंगे तो 7 एकम 7, 7 3 21, तो 3 रिमाइंडर बचा. तो इस दिन मंडे था तो मंडे में 3 ऐड करेंगे तो मंडे प्लस 3 करेंगे तो थर्सडे. तो आज हो जाएगा प्रेजेंट डे के दिन थर्सडे. प्रेजेंट डे के दिन हो गया थर्सडे. हाउ मेनी डेज वी विल गेट अ संडे फ्रॉम टुडे. एक तो थर्सडे के 3 दिन बाद, फ्राइडे सैटरडे और संडे. एक तो 3 दिन बाद प्लस 3, या फिर 7 का मल्टीपल करते जाइए, प्लस 7k. के की वैल्यू 1 2 3 4 आप पुट करिए, तो 7 3 21 3 24, तो 24 डेज के बाद आपका हो जाएगा. जैसे 7 दिन बाद 7 3 10, 14 3 17, 21 3 24, 28 3 31, इस तरीके से. ठीक है. तो 17वां क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट है, कैलेंडर का सवाल दिया गया, बढ़िया है. क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका रैंकिंग ऑर्डर का है, ऑर्डर का सवाल है. केशव इज टॉलर देन विजय, केशव इज टॉलर देन विजय बट शॉर्टर देन नितिन. नितिन इज टॉलर देन किशन, नितिन इज टॉलर देन किशन बट शॉर्टर देन अमर. इफ विजय इज टॉलर देन किशन, इफ विजय इज टॉलर देन किशन, तो मैं विजय को किशन से टॉलर कर दिया और नितिन को अमर को यहां कर दिया. देन हु इज शॉर्टेस्ट अमंग देम, किशन. मुझे शॉर्टेस्ट बना दिया, बताओ 6 फुट की हाइट है मेरी और मुझे शॉर्टेस्ट बना दिया. चल कोई बात नहीं. तो इट कुड बी इन मॉडरेट
ऐसे इजी में डाल दो यार, इतना तो इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 रैंकिंग का सवाल है। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स रघुज रैंक इज ट्वाइस दैट ऑफ पॉल। तो इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट रघु का रैंक जो है पॉल से ट्वाइस है। देयर आर ओनली 10 स्टूडेंट हु हैव रैंक वर्स देन रघु। अच्छा, रघु के नीचे 10 लोग हैं, तो रघु का रैंक कितना होगा? 40th होगा ऊपर से, क्योंकि इसके नीचे 10 लोग और हैं, तो 40 10 50 हो जाएंगे। तो रघु का जो रैंक है वो पॉल का दुगना है, तो पॉल का कितना होगा? पॉल का 20th होगा। That's it। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। ओमान इज 44 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया हो गया, ओमान जो है 44 किलोमीटर वेस्ट हो गया। ठीक है, नेपाल इज 22 किलोमीटर साउथ ऑफ इंडिया। नेपाल हो गया। एंड जापान इज 44 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ नेपाल। नेपाल से 44 किलोमीटर नॉर्थ में जापान हो गया, यहाँ 22 हो जाएगा। सीरिया 22 किलोमीटर वेस्ट ऑफ नेपाल, तो नेपाल के 22 किलोमीटर वेस्ट में सीरिया को बना दो। फ्रांस इज 44 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सीरिया, मतलब फ्रांस यहाँ होगा। यूके एंड जर्मनी आर 66 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ सीरिया। तो 22, 44 और 66 यहाँ हो जाएगा यूके, और ये हो जाएगा जर्मनी। ये हो जाएगा 22 और ये 22, तब ये 66 और 44 हो जाएंगे। ठीक है, भूटान लाइज एग्जैक्टली बिटवीन द मिड ऑफ इंडिया एंड ओमान, तो यहाँ पर भूटान हो जाएगा। हाउ फार ओमान इज फ्रॉम जर्मनी। अच्छा, ये डिस्टेंस बताना है, तो ये हो गया 66 और ये हो गया 22, तो हाइपोटेनस बताना है। 22 66, तो 22 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो। सॉल्व करने के लिए स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है। 22 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो 22 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 + 9 यानी 22√10। क्या कहते हो? 22√10 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसे मैं बी विल बी द करेक्ट आंसर, इसे मैं मॉडरेट में कहूँगा। तो दैट्स ऑल, आपके सारे क्वेश्चन हो गए ये। हाउ इट कुड बी हैंग्ड। अच्छा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कितने क्वेश्चन मॉडरेट हुए? आपका एक 20वां हुआ, 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन मॉडरेट दिए गए हैं आपको। एनालिसिस में आगे लिख दे रहा हूँ। ट्वेल्व क्वेश्चंस आर मॉडरेट, लेकिन सब करने लायक थे। ये तो बस मैं आपको बाइफ्रैक्टेड कर रहा हूँ। 8 क्वेश्चन इजी एकदम। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है। मतलब आप 20 के 20 सवाल एग्जाम में कर सकते हैं, 15 के 15 सवाल मैथ के कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट देखा जाए तो पेपर बहुत इजी आ रहा है ना। अगर आप मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं, तो अगर आपको बैचेज चाहिए तो आप रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर हमारे बैचेज आते हैं। रैंकर्स फाउंडेशन आप प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, और 8176059435 इस पर कोई कांटेक्ट करके आप बैचेज रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो इस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द मैथ सेक्शन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये रहा आपका मैथ का पेपर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायो का तो पेपर बेटा बहुत ही ज़्यादा इजी आया हुआ था। सो स्टार्ट करते हैं विद आंसर की। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था चीज़ें, तो पढ़ा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमें देखने को मिला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिफर द गिवन डायकोमेट्रिस की
and identify the substance P, Q, R, S, T, U and V respectively। ये सेंटेंस आपको पढ़ने और इसमें से P, Q, R, S, T आपको बताना है कि क्या होना चाहिए। देखते हैं भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2 गो टू सेकंड। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और कहाँ जाता है? सेकंड में चला जाता है। सेकंड में इनिशियली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड P। तो ये क्या होना चाहिए? पायरुवेट होना चाहिए। P होगा आपका पायरुवेट। देखो P कहाँ पर पायरुवेट है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, सब में है। दूसरा देखते हैं, ए साइकिल दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्यू होगा। ये साइकिल्स को कहते हैं हम लोग क्रेब साइकिल। देखो भाई, क्यू कहाँ पर क्रेब साइकिल है? यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये ऑप्शन को हटा दो, सेकंड वाले ऑप्शन को हटा दो। थर्ड देखते हैं हम लोग, द एंड प्रोडक्ट फॉर्म विद रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ R एंड S। एंड प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? R और S। तो R और S क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, 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 कार्बन वाटर, नो, यहाँ पर होना चाहिए था 38 लैक्टिक एसिड अल्कोहल, यहाँ पे होना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में आया हुआ था आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड नहीं आया हुआ था। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन वन एंड आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। बात सही है, एब्डोमेन के वन एंड आइदर साइड पे किडनी लोकेटेड होता है। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर इनटू द यूरेटर। नहीं, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर नहीं, यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर मूव करता है ये। ठीक है, तीसरा है, यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस इज कॉल्ड एस्किरेशन। ये बात बिल्कुल सही, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ मैच कराते हैं WBC, काउंट द ब्लड इंक्रीज इन द ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। WBC काउंट इंक्रीज हो जाता है। आर्टरीज डू नॉट हैव वाल्व। RBC कैरी ऑक्सीजन ब्लड एंड कॉल्ड ऑक्सीजनेट। यहीं से मैच करा लो C का 1। C का 1 सिर्फ एक ही जगह पे हमें देखने को मिलता है, दैट इज द हियर, यानी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट, द एसिडिक मीडियम क्रिएटेड बाय एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम। एसिडिक मीडियम डाइजेशन में कहाँ पे क्रिएट होता है? किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? तो ये HCl के द्वारा क्रिएट किया जाता है। और एंजाइम कौन सी होती है? पेप्सिन एंजाइम होती है जो एक्टिवेट करता है HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, सो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी इसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहा टू गेट ट्विग ऑफ पेटूनिया फ्लावर प्लांट्स एंड पुट इज अ बीकर कंटेनिंग वाटर। एक बीकर में रखती है जिसमें क्या रखा हुआ है? पानी रखा हुआ है, और इस पानी को उसने क्या कर दिया है? She then added few drops of ink। रेड कलर के इसमें इंक ऐड कर दी। रेड इंक ऐड करेगी तो सुबह उठ के देखेगी ना, तो इवापोरेशन के टाइम यानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर का ड्रॉपलेट्स मिलेगा, ये रेड कलर वाला पानी मिलेगा, रेड कलर वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेगा। इससे ये प्रूफ होता है कि जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स का। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लगाओगे कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल्स इन प्लांट्स। ये बात तो सही है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हम वाटर के लिए करते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स, यस। सॉल्यूट्स इन द वाटर गेट्स एक्युमुलेटेड इन द फ्लोएम, नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following describe the mechanism of transpiration pull and its importance। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, अगेन ये किसका टॉपिक है? ट्रांसपोर्टेशन का। मैंने जब पढ़ा रही थी, मैं आप लोगों को जब मॉक करा रही थी तब भी बताया था मैंने कि ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन देखो भर भर के आए हुए हैं। लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा है, चाहे एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो। कई सारे क्वेश्चन इधर मिले और बहुत इजी पेपर आया था इस बारी। ट्रांसपिरेशन पुल इन्वॉल्व इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोल्यूट का होता है, वाटर एंड मिनरल्स का, वाटर का नहीं होता है, सोल्यूट का होता है फ्रॉम द सॉइल। ट्रांसपिरेशन पुल इज ड्राइवन बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस क्रिएटिंग ए नेगेटिव प्रेशर दैट पुल्स वाटर अपवर्ड्स इन द जाइलम वेसल्स। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, बाकी ये सब क्या है, इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द गिवन इमेज, आइडेंटिफाई द पार्ट्स पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। अब मुझे बताओ, ये फंक्शन जो फंक्शन 1 है, रिसीव डाइजेस्टिव जूस कंटेनिंग पेप्सिन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, ये किसका फंक्शन है, स्टमक, यानी कि क्यू का फंक्शन है। ठीक है, क्यू के फंक्शन में 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इन दोनों को हटा दो, सेकेंड और फोर्थ को हटा दो। सेकेंड है एसिडिक पीएच, ये भी सेकेंड 1 के साथ 2 होना चाहिए। तीसरा है द साइट ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स, ये होना चाहिए आर का फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन के, यानी कि आर में थर्ड होना चाहिए। आर में थर्ड है यहाँ पे, आर में यहाँ पे थर्ड है, यस यहाँ पर है। अभी तक ये दोनों ऑप्शन हम लेके चलेंगे। तीसरा द इनिशियल साइड ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रिन्स, यानी कि फिफ्थ हमारा क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। तो पी में फिफ्थ कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर भी है। ओके, नियरली न्यूट्रल पीएच, 6 का देखते हैं। पीएच जो होता है लगभग क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल पीएच लगभग हमें आर में देखने को मिलता है और पी में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो 6 जो है वो पी में भी हो सकता है, आर में भी हो सकता है, इधर ये ठीक है। नेक्स्ट द साइट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, ये होता है आपका आर में, फाइनल ब्रेकडाउन ग्लूकोज का, यानी 8 होना चाहिए आर में, 8 आर में है, 8 आर में है। कहेंगे सेम तो नहीं है, नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रिसीव डाइजेस्टिव जूस कंटेनिंग सलेवरी अमाइलेज फ्रॉम सलेवरी ग्लैंड। रिसीव डाइजेस्टिव जूस कंटेनिंग सलेवरी अमाइलेज, यानी कि ये तुम्हारा बगल कैविटी का फंक्शन, ये पी होना चाहिए। तो 7th का पी, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट, थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। ओके, ये सिर्फ इससे। आगे बढ़ते हैं। Which of the following substance is not found in urine of a healthy person? हेल्दी पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज नहीं पाया जाता है। अगर कोई पर्सन डायबिटिक है उसके यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है, हेल्दी पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज नहीं पाया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बैक टू हार्ट, यानी हार्ट में दोबारा लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग टू हार्ट, इसमें से कौन सी वेसल्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम लंग टू हार्ट। लंग में यानी प्यूरिफाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कौन सी जो है लंग से प्यूरिफाई करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो पल्मोनरी वेन्स हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन फिशेस में क्या होता है, फिशेस में ओनली 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। 2 चैम्बर हार्ट होने की वजह से इनके ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं। ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट, बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास थ्रू द हार्ट। अल्टरनेटिवली नहीं, बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड गेट मिक्स टुगेदर। ठीक है, एंड लेवल ऑफ गिल्स एंड पासेस थ्रू द हार्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, इस इंफॉर्मेशन से आपको ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है। ये ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, कैन रेस्पायर एनारोबिकली, यानी ये बैक्टीरिया हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, कुछ इस टाइप का ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा यूनिसेलुलर है। तीसरा ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू मेक वाइन, कैन रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, ये किसके फीचर्स हैं, ईस्ट के फीचर्स हैं। ईस्ट में बडिंग होती है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होता है, और रेस्पिरेशन एनारोबिकली होता है। आगे बढ़ते हैं। रीड द गिवन असर्शन एंड रीजन केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, असर्शन पढ़ते हैं। फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन आर जनरेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एटीपी, सही है, सही बात है, डिफरेंट एटीपी जनरेट होती है। फर्मेंटेशन में 2 एटीपी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी जनरेट होती है। फर्मेंटेशन लीड्स द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही बात है, वेयर एज एरोबिक रेस्पिरेशन लीड्स टू द complete breakdown of glucose into carbon dioxide and water, hence generating more amount of energy. Yes, both assertion and region are the correct, and region is the correct explanation of assertion because partial breakdown होता है, इसीलिए fermentation या किसी और anaerobic respiration में कम amount of ATP का बनना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct? Statement पढ़ते हैं।
Statement number 1. Saliva helps lubrication of food. Yes. Tongue helps in the swallowing of food. Yes. Bile does not contain any digestive enzyme. Yes. सलाइवा कंटेन प्रोटीन, प्रोटीन नहीं होता है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये सब स्टेटमेंट करेक्ट है, दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम ए टू सी, ए से लेकर सी तक के स्टेटमेंट आपको कंसीडर करने हैं। चलो देखो भाई कौन कौन से स्टेटमेंट है। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। Yes, by the Krebs cycle. Krebs cycle के थ्रू। Plants respire all the time whether it's day or night. Yes, ये बात भी सही है। प्लांट में रेस्पिरेशन हमेशा होता है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होती है, ठीक है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन गैस इन द एनवायरमेंट। ये कैसे पॉसिबल है? रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, कोई भी टिश्यू हो, टिश्यू की हम बात करते हैं, कोई भी सेल्स की बात करते हैं, तो सेलुलर लेवल पे वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करेगा, ऑक्सीजन नहीं रिलीज करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। ए एंड बी आर करेक्ट, वाइल सी इज रॉन्ग, ठीक है। ए एंड बी आर करेक्ट, वाइल सी इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्पिरेशन इन वाइटल फॉर द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ द नेफ्रॉन इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेफ्रॉन का रोल बताना है। नेफ्रॉन्स का रोल क्या होता है? द नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड, यस, 180 लीटर ब्लड को ये फिल्टर कर देता है। The glomerulus reabsorb useful substance in the tubules and secretes the additional waste into the renal tubules। इसकी बात तो सही है, बाकी और फंक्शन देख लेते हैं क्या है। The nephrons primarily functions to reabsorb all glucose, urea and amino acid। नहीं, ये all नहीं हो सकता, ठीक है। The nephrons actively secrete, नहीं। The nephrons filters only large molecules, नहीं। Option 1 is the correct one। Okay, that's all for the questions। Thank you, have a great day, bye bye। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बायो का पेपर तो सच में लिटरली बहुत ही ईजी आया था। ओके, बाय बाय।